सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 10th, विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान और पाठ का नाम रहेगा जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो पाठ का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो हम देखने जा रहे हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ए लोकसभा में, ब विधानसभा में, स मंत्रिमंडल में, द पंचायती राज की संस्थाओं में। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें है? लोकसभा में है या विधानसभा में है या मंत्रिमंडल में है या पंचायती राज संस्थाओं में है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा द पंचायती राज की संस्थाओं में। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। यानी आपको पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति, दोबारा देखना, सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ, इससे संबंधित कथन दिए जा रहे हैं, इस पर आपको गौर करना है। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि यह, अब आपको पूछेगा कि सांप्रदायिक की जो राजनीति है वो किस धारणा पर आधारित होती है। आपको जो विकल्प दिए जाएंगे, आपको बताना है कि इनमें से किन किन जो कथन है उन पर सांप्रदायिक राजनीति की धारणा लागू होती है। पहला है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। यानी जब लोग एक अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो क्या सांप्रदायिक राजनीति लागू होती है। दूसरी बात है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। जब अनेक धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में समानता स्थापित करते हुए खुशी खुशी एक साथ रह सकते हैं तो क्या सांप्रदायिक राजनीति की बात उस पर लागू होती है? सांप्रदायिक उस पर लागू होती है। एक धर्म के अनुयायी एक विशेष समुदाय बनाते हैं। जब एक धर्म के अनुयायी इस प्रकार से सोचें कि हमारा समुदाय विशेष है तो क्या उस पर सांप्रदायिकता लागू होती है? तो सह है, एक धर्म के अनुयायी एक विशेष, देखो विशेष क्या कर रहा है, एक धर्म के अनुयायी एक विशेष समुदाय बनाते हैं तो सांप्रदायिकता लागू होती है क्या? द एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जब एक धार्मिक समूह है और उसका प्रभुत्व है तो वो बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो क्या उस पर सांप्रदायिकता लागू होती है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे विद्यार्थियों, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। जब एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता है तो वहां पर सांप्रदायिकता तो बात लागू होगी, क्योंकि सभी अपने अपने जब धर्मों को श्रेष्ठ मानेंगे तो सांप्रदायिकता है वो सांप्रदायिक राजनीति उस पर लागू होती है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं तो समभाव हो गया, उसमें सांप्रदायिकता राजनीति लागू नहीं होती है। एक धर्म के अनुयायी एक विशेष समुदाय बनाते हैं। जब विशेष समुदाय बनाएंगे तो वहां पर सांप्रदायिकता की बात लागू होती है, क्योंकि अब प्रत्येक अपने अपने को विशेष समुदाय समझने लगेगा अपने समुदाय को, तो वहां सांप्रदायिकता की राजनीति है वो उस धारणा पर आधारित रहती है। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व
बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो धर्मनिरपेक्ष बात होती है। तो अब हम देखेंगे इसमें से कौन से इस धारणा पर आधारित है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ए, ब, श और द नहीं है। ए, ब और द, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक खुशी के साथ, समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, तो इसमें भी नहीं है। ग, ए और स, बिल्कुल ए, ठीक है ना, और स, तो ये दोनों बातें सांप्रदायिकता पर लागू होती हैं, यानी धर्मनिरपेक्षता की स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ए और स। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय संविधान के बारे में जो कथन दिए जा रहे हैं उनमें से आपको गलत कथन छांटना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, क, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारतीय संविधान एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं बनाता है। ग, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, बिल्कुल देता है। घ, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार भी देता है। यह यानी भारतीय संविधान वो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही भी करता है। तो यहाँ पर जो ख है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यह कथन गलत है। एक धर्म को राजकीय धर्म भारतीय संविधान नहीं बताता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में देखा जा सकता है। तो किस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत देश में ही है। तो देखिए, महिलाओं के आधार पर हो सकता है, या फिर जो संपत्ति के आधार पर हो सकता है, लेकिन खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही देखा जा सकता है। तो वो है जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ कौन से देश में देखा जा सकता है, जाति पर आधारित सिर्फ भारत में देखा जा सकता है। रंग के आधार पर भी देखा जा सकता है अनेक देशों में, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। तो कह रहा है कि सामाजिक असमानता, दोबारा देखना, सामाजिक असमानता का कौन सा रूप है, वो प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। तो सामाजिक असमानता का जो एक रूप है वो यदि हम विश्व के किसी भी स्थान पर देखें, तो किसी भी देश में देखें तो दिखाई दे जाएगा, वो है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता, कौन सी असमानता, लिंग के आधार पर असमानता, लैंगिक असमानता। अब अगला प्रश्न है, भारत में सन 2011 में राष्ट्रीय लिंगानुपात क्या था। कब, 2011 में। कहा, पूरे भारत देश का राष्ट्रीय लिंगानुपात क्या था। तो 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो वो हो जाएगा लिंगानुपात, वो था 943। तो भारत में सन 2011 में राष्ट्रीय लिंगानुपात क्या था, 943 था, यानी 1000 पुरुषों के पीछे औरतों की संख्या कितनी थी, 943 थी। अगला प्रश्न है, जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले 2 समाज सुधारकों के नाम लिखो। तो आपको जातिगत जो भेदभाव है इससे मुक्त, जाति मुक्त समाज की व्यवस्था करने वाले 2 महान जो समाज सुधारक थे वो कौन कौन से थे। तो भारतीय 2 समाज सुधारकों के नाम लिखने आपको। तो एक हो जाएगा ज्योतिबा फुले और दूसरा हो जाएगा रामास्वामी पेरियार। तो जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था करने वाले 2 समाज सुधारकों के नाम क्या हैं, ज्योतिबा फुले और रामास्वामी पेरियार। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सन 2011 में भारत के किन राज्यों में बाल लिंगानुपात 875, कितने,
बालिकाओं की संख्या बालकों से 875 इतने कम थी। तो देख रहे हो, सन 2011 में भारत के किन राज्यों में, उन राज्यों के नाम बताने जहां पर बाल लिंग अनुपात कितना था, 875 से भी कम था। तो वो राज्य थे पंजाब, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर। तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर वो राज्य थे जिनमें 2011 में बाल लिंगानुपात 875 से भी कम था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मेल कराएं। तो सूची एक इधर तो सूची फर्स्ट दी जाएगी और इधर आपको सूची सेकंड दी जाएगी, आपको इनका मेल कराना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड क्या कहती है? सूची फर्स्ट, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या सांप्रदायिक कहलाता है? नहीं कहलाता। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की जो बराबरी मानने वाला व्यक्ति था वो सांप्रदायिक नहीं कहलाता है। तो मेल कराएंगे बाद में। अब देखते हैं दूसरा बिंदु क्या है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो होता है नारीवादी। नहीं, नारीवादी नहीं होता है, यह सांप्रदायिक नहीं होता है। इसी प्रकार से जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या धर्मनिरपेक्ष होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार से व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति क्या धर्म जातिवादी होता है? नहीं। तो अब देखेंगे सूची फर्स्ट और सूची दो को सेकंड को हमने देखा, अब इनका मेल कराते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मेल। तो देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। तो अब देखिए नारीवाद है क्या? स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में जो विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है वो नारीवाद होता है। यानी स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिले और समान अवसर मिले, इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है? वो होता है नारीवाद। तो सबसे पहले नारीवाद आंदोलन की शुरुआत वो अमेरिका में हुई थी। प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे पहले नारीवाद आंदोलन है, इसकी शुरुआत कहां हुई थी? अमेरिका में हुई थी। इसलिए आज भी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक अमेरिका में है। यह भी प्रश्न बनता है। तो नारीवाद आंदोलन है उसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी और आज भी यदि सार्वजनिक जीवन में जो महिलाओं की यदि भागीदारी को देखा जाए तो वो कहां ज्यादा है? अमेरिका में है। भारत देश में तो एक पितृ प्रधान देश है। भारत देश को पितृ प्रधान देश माना। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से देश को पितृ प्रधान देश माना जाता है? वो हो जाएगा भारत देश है। तो ठीक है, अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला जो वाद है वो क्या है? नारीवाद है। अगला है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? सांप्रदायिक। धर्म के आधार पर या धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मान लिया तो वो क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक व्यक्ति हो जाएगा। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानता है वो हो जाएगा जातिवादी। और जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है वो हो जाएगा सांप्रदायिक। अगला है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। तो बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है?
तो व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करना ही धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करना ही धर्मनिरपेक्षता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो आपको बताना है कि भारत में किस तरह आज भी जो जातिगत असमानताएं वो क्या हैं, दिखाई देती हैं। तो देखिए, भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। यथा जैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं आपको कि कौन कौन से उदाहरणों से हम सिद्ध कर सकते हैं। पहला है, भारत में अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में ही विवाह करते हैं, जो इस बात का द्योतक है कि भारत में आज भी जातिगत असमानताएं विद्यमान हैं, जारी हैं। तो भारत में जो अभी भी ज्यादातर लोग हैं वो विवाह अपनी ही जाति या अपने ही कबीले में करते हैं। दूसरा, छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तो छुआछूत की प्रथा वो आज हम देखें तो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो यह भी इस बात का द्योतक है कि आज भी जाति जो गत असमानता वो विद्यमान है। तीसरी बात, चुनाव में लोग पार्टी को ध्यान में न रख करके और अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट डालते हैं, जो इस बात को सही ठहराता है कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। लोग हैं वो चुनाव में पार्टी को न देख करके और अपने ही जो जाति विशेष है उसके उम्मीदवार को देखते हैं। तो इससे भी जो जातिगत असमानता है वो बढ़ती है। आगे है, दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। आपको दो कारण बताने, उन कारणों से यह सिद्ध हो जाए कि भारत में भारत में यदि कोई कोशिश करे तो भी जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो इसका पहला कारण हो जाएगा, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। यदि हम पूरे भारत में देखें तो किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक ही जाति के सदस्यों का बहुमत नहीं है, इसलिए जो चुनाव परिणाम है वो जातिगत आधार पर तय नहीं हो सकता। अगला है, कभी कभी एक ही जाति के अनेक उम्मीदवार एक ही संसदीय क्षेत्र में मैदान में होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही जो संसदीय क्षेत्र होता है उसमें एक ही जाति के अनेक उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे, तो उस पर वो जातिगत फैक्टर वो काम नहीं करेगा। तीसरी बात है, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों को वोट हासिल नहीं कर सकती है। तो देखिए, यह प्रश्न पूछ रहा है कि बताएं कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी पार्टी, बिल्कुल कोई भी पार्टी किसी भी एक जाति या एक समुदाय के सभी वोट हासिल नहीं कर सकती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज के पाठ का अगला प्रश्न है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो यदि हम जो हमारे देश की संसद है इसमें या विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति देखें तो वो उनकी स्थिति कैसी है। देखिए, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। यथा यानी बहुत ही कम है। यदि हम देखें भारतीय विधायिकाओं में तो पहला है, केंद्रीय स्तर पर संसद में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व पहली बार 2019 में 14% तक ही पहुंचा। बहुत ज्यादा हमने कोशिश की, तब जाकर के 14.36% तक ही जो संसद है उसमें 2019 के चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहुंचा। पहली बार, वो भी आजादी के इतने वर्षों बाद पहली बार 2019 में 14.36% महिलाओं को प्रतिनिधित्व पहुंचा। दूसरी बात है, राज्यों की
विधायिकाओं में तो यह 5% से भी कम है। तो देखिए, अब देखिए आप कि विधायिकाओं में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या है। तो राज्यों की विधायिकाओं में तो 5% से भी कम है। तीसरी बात, स्थानीय जो शासन है, तो उस स्थानीय शासन में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित है, वो भी बाद में लागू किया गया था। तो इस प्रकार से स्थानीय शासन में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षित है? 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित है। अब देखें विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करना है जो भारत को क्या बनाते हैं? धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं, जो सिद्ध करते हों कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो देखिए, पहला क्या है? भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो देखिए, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो यह धर्मनिरपेक्षता सिद्ध करती है। दूसरी, नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं तथा उनका प्रचार कर सकते हैं। तो देखिए, नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस पर धर्म को मानने के लिए पाबंदी नहीं है, और किसी भी धर्म को मान करके उसका प्रचार भी कर सकते हैं। तो ये बातें हैं जो भारत की धर्मनिरपेक्षता को सिद्ध करती हैं, भारत देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।